देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों संसद के अंदर आखिरकार बन रहा है माहौल। आखिर 15 दिनों तक भागने के बाद अमित शाह को संसद में लाया जाएगा। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ शाह को किया जाएगा खड़ा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, किस तरीके से बन रहा है माहौल। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसा ही पता चला कि 10, 11 और 12 तारीख को होगा जोरदार तरीके का घमासान दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पार्टी के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। इसी के साथ में राहुल गांधी के आज प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के दखल के बाद झारखंड के अंदर छात्रों ने पूरी तरीके से सरकार पर भरोसा जताया है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि छात्रों पर लाठी चार्ज और हमले को लेकर जवाब से पहले अमित शाह का कोई बयान नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने ऐसा ही भागते नजर आएंगे शाह, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। संसद के अंदर विपक्ष ने अमित शाह के जवाब के लिए पिछले 12-13 दिनों से लगातार हंगामा जारी रखा हुआ है दोस्तों। और एक बार भी अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि 21 जुलाई के बाद से वो सदन की कार्रवाई में आ पाए दोस्तों। यहाँ तक कि अमित शाह सदन रोज आते हैं लेकिन जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते और ना तो राज्यसभा में आते हैं ना लोकसभा में आते हैं दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि अगर अमित शाह बोलेंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर मजाक उड़ाया दोस्तों। खड़गे ने दावा किया कि जब उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने अमित शाह को निर्देश दिया कि आइए और सदन में आकर जवाब दीजिए तो अमित शाह को मान लेना चाहिए, लेकिन तब भी अमित शाह मानने को तैयार नहीं है। यानी जो उपराष्ट्रपति बीजेपी के वोटों से बने हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बार बार कहे जाने के बाद अब बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अमित शाह अगर आ जाएंगे तो विपक्ष झेल नहीं पाएगा, विपक्ष सुन नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उपराष्ट्रपति तक को बोलना पड़ रहा है शाह को बुलाने के लिए और सत्ता पक्ष अमित शाह को भेजकर देश के उपराष्ट्रपति का सम्मान भी नहीं कर रहा है। और इस मामले को लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि किसी भी मंत्री को सदन में कब आना है ये आदेश विपक्ष के द्वारा नहीं दिया जा सकता। संसद कैसे चलेगी, कौन बयान देगा, ये विपक्ष नहीं बता सकता। कुल मिलाकर दोस्तों पहले विपक्ष से भिड़ रहे थे, उसके बाद विपक्ष को कह रहे हैं कि आप नहीं बता सकते कि कौन मंत्री कब आएगा। ऐसे में विपक्ष ने पूरी तरीके से बीजेपी वालों को एक लाइन में धकेला हुआ है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इन लोगों की बौखलाहट खुलकर देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह संसद में आने से डरते हैं और वे किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि संसद के अंदर कार्रवाई जो 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को होने वाली है, यानी 3 दिनों का यह कार्यक्रम FCRA बिल को लेकर होने वाला है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर होने जा रहा है। क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो अमित शाह इस मामले को लेकर जवाब देने के लिए आएंगे। जब यह दावा किया जा रहा है तो अब इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि अगर बीजेपी वाले वाकई अमित शाह का बयान दिलवाने वाले हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तैयार है दोस्तों। पार्टी की तरफ से भी एक 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और पार्टी के सारे सांसदों को 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को दोनों सदनों के अंदर मौजूद रहने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। और ये राजनीतिक घमासान के संकेत है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी अमित शाह के किसी भी कदम को सीधे से टक्कर लेना चाहती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं है और यही बड़ा कारण है कि अब 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होगी और अगर अमित शाह का बयान हुआ तो कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद मौजूद रहेंगे। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों। इसके बाद अमित शाह सबसे पहले छात्रों के ऊपर किए गए अत्याचार के मामले को लेकर जवाब देंगे। लाठी चार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों के साथ की गई दुर्दांत बर्बरता के मामले को लेकर जवाब देना पड़ेगा और अमित शाह अगर ये जवाब नहीं देंगे तो सदन की कार्रवाई और ज्यादा हो हल्ला पूर्ण होने वाली है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और हंगामा और तेज होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यानी 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को 10, 11 और 12 का संघर्ष देखने को मिलेगा, यानी डटकर मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या अमित शाह हिम्मत जुटाएंगे सदन में आने की। अगर अमित शाह सदन में आ गए तो फिर उसके बाद होगा हंगामा, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमित शाह पिछले 13-14 दिनों से संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या वो अब आ पाएंगे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें राहुल गांधी आज प्रयागराज के अंदर युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम यानी युवाओं से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रयागराज के केपी ग्राउंड, जहां पर पहले राहुल गांधी को अनुमति दी गई थी, फिर अनुमति वापस ले ली गई दोस्तों और बाद में वापस अनुमति को दे दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को परेशान करने के लिए, उनके कार्यक्रम में विघ्न डालने के नए नए तरीके के नाना प्रकार के प्रयास किए गए दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की प्रयागराज के अंदर जनजी पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है
कि केपी ग्राउंड में अंततोगत्वा राहुल गांधी को सभा करने की मंजूरी मिल गई और केपी ग्राउंड में छाएंगे एमटीवी हसल के बड़े विनर यानी युवाओं से जुड़े हुए टीवी के हिप हॉप शो एमटीवी हसल 4 के विजेता यानी जीते हुए लोग, जो बच्चों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों, युवाओं के बीच में फेमस है, जिसमें मैक अल्ताफ, जिनका असली नाम अल्ताफ शेख है, वो रहेंगे और मुंबई के धारावी से ये आते हैं दोस्तों। वहीं पर बॉलीवुड की फिल्म गली बॉयज के साउंड ट्रैक की सुर्खियां भी इन्होंने बटोरी थी और अल्ताफ अपनी बेबाक पंक्ति और सामाजिक मुद्दों पर आधारित गीतों के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमीद अहमद ने बताया कि राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले दोनों कलाकार 1 घंटे तक छात्रों के बीच में शो करेंगे और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पारंपरिक रैलियों से हटकर हिप हॉप कल्चर की ओर देश आगे बढ़ रहा है और युवा, खासकर जो जनजी युवा है दोस्तों, उनके लिए ये नए तरीके का ट्रेंड है, जहां पर पहले रैलियों के अंदर देशभक्ति गाने बजे करते थे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर से रैलियां होती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति बदल रही है दोस्तों। राहुल गांधी जनजी रैली के नाम से इस तरीके का एक माहौल बना रहे हैं, यानी युवाओं से कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए ये नए तरीके का देश के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहां पर युवाओं के लिए साउंड ट्रैक वगैरह अच्छे से कराया जा रहा है और जो फेमस लोग हैं यानी जो प्रसिद्ध लोग हैं उन सबको बुलाकर युवाओं से सीधा सीधा संपर्क साधा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो एक रॉक स्टार का शो प्लस एक राजनेता का शो होता है, उस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों, जो अमेरिका और विदेश के कई सारे देशों में होता है, खासकर यूरोप और अमेरिका में देखने को मिलता है। तो उस और देश का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो उसकी शुरुआत की है, ये कहीं ना कहीं देश को एक नए दिशा की ओर लेकर जाएगा, जहां पर युवाओं से जुड़ने के लिए अब नए तरीके के एक्सपेरिमेंट यानी प्रशिक्षणों की जरूरत दिखाई दे रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें झारखंड पीएससी यानी जेपीएससी और जेएसएससी विवाद को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ हद तक छात्रों के गुस्से को कम कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, बल्कि राहुल गांधी ने दिल्ली से जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर विरोध कर रहे छात्रों से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद जताता हूं कि हमारी सरकार इस मामले पर उच्च कार्रवाई करेगी। और जैसा ही राहुल गांधी ने फोन काटा दोस्तों, कुछ देर के बाद खबर सामने आती है कि सरकार के आला अधिकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे दोस्तों। और इसके बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि ये हमारी पहली बैठक थी, यानी सरकार के साथ में उनकी पहली बैठक थी और बहुत सकारात्मक रही। सभी के साथ बैठकर परिवार जैसा महसूस हुआ। वह वाकई एक सकारात्मक बैठक हुई। हमें भरोसा है कि सरकार, मुख्यमंत्री, सभी लोग हमारी मांगों को मानेंगे। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को लेकर एकदम सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा सरकार के लोगों का, ये सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार के रवैये में और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार के रवैये में दोस्तों। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने छात्रों से एक बार भी चर्चा करने के बारे में उचित नहीं समझा और यहां तक कि लाठी डंडे ये सारे बरसाए गए दोस्तों। बाद में पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हुआ ही, लेकिन अगर एक मंत्री की तरफ से एक अच्छा बयान आ जाता, शुभ बयान आ जाता, शुभ बयान दे देते, कह देते कि हमारे बच्चे विरोध कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन ऐसा बयान नहीं आया, बल्कि उल्टा बच्चों के आंदोलन को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश और सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये तो भारत विरोधी ताकतों के शह पर किया जा रहा एक आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए आईटी सेल वालों ने तो सारी की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। और उसके बाद ये बोल रहे थे कि जनजी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को लेकर अपशब्द क्यों बोल रहे थे। यानी इन्होंने रैलियों को बदनाम करने के लिए, सभाओं को बदनाम करने के लिए ना जाने किस किस स्तर पर उतरकर आईटी सेल वालों ने अपनी वैचारिक बर्बरता दिखाई, लेकिन जब सामने से जवाब आने लगा तो फिर कहने लगे कि गालियां दी जा रही है, यानी प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि 21 बच्चों की मौत के मामले पर प्रधानमंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने सबको माफ कर दिया। माफी तो उनको 21 परिवार के लोगों से मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, खासकर नीट पेपर लीक मामले पर। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जानबूझकर E20 का मामला नहीं उठा रहे, यानी पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाकर देश की आम जनता से की जा रही लूट का मामला राहुल गांधी जोर शोर से नहीं उठा रहे दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि राहुल गांधी एक मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि एक मुद्दे के इर्द गिर्द बीजेपी को घेरा जाए और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेला जाए दोस्तों। अगर राहुल गांधी एक ही साथ सारे मुद्दे उठाने लगेंगे तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि विपक्ष ही पूरी तरीके से कंफ्यूज है, यानी विपक्ष को पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष के लोग खुद बैकफुट पर हैं। इसीलिए केवल एक टाइम में एक ही मुद्दा उठाया गया, चाहे छात्रों के आंदोलन का मामला हो या फिर राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो। और अब जब पता चल गया है कि धीरे धीरे करके इस मामले पर जनता के बीच में बातें पहुंच गई है तो इसके बाद E20 का मामला उठाने का फैसला लिया गया है दोस्तों। यानी E20 के मामले को लेकर अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि देश के अंदर E20 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि E20 के मामले पर एक चीज कहना चाहूंगा कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सामने भ्रष्टाचार की एक बड़ी समस्या है, इसकी एक लंबी सूची
ऊंची है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएंगे क्योंकि ये लोगों के गाड़ी स्कूटरों को बर्बाद करने, उनकी मेहनत को लूटने का मामला है। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। E20 की वजह से कई गाड़ियां बर्बाद होने के कगार पर है और जिस तरह से नितिन गडकरी ने इसका प्रचार किया है, गडकरी को इस्तीफा और जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ना चाहिए, ये मांग की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी अब तक E20 के मामले को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे थे दोस्तों, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है कि इस मामले को भी जोर शोर से उठाया जाएगा, तो अब ये संसद के अंदर चर्चा का एक विषय भी बनेगा। तो ऐसे में E20 के मामले पर अरविंद केजरीवाल पहले से ही टाउन हॉल कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आज एक बार फिर 8 तारीख को होगा और राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो पहले इस मुद्दे को उठा दिया, राहुल गांधी पीछे रह गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष का एक नेता इस मुद्दे को उठा रहा है, दूसरा भी उठा रहा है, तो भाजपा वालों को क्या दिक्कत आ रही है? भाजपा वाले विपक्ष के अंदर ही आपस में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनको लग रहा है कि ऐसे बोल देंगे तो ये आपस में भिड़ जाएंगे और इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगी। दो शब्द इन जैसे नेताओं के लिए, बीजेपी के ऐसे कम आईक्यू वाले नेताओं के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा साथ साथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस पार्टी ने राज्य इकाई को 10 अगस्त को दिल्ली बुलाया है, जिसमें संगठन की स्थिति और गठबंधन पर चर्चा होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है और इस बैठक में हाल में नियुक्त 6 सचिव भी शामिल किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल में राज्य के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। उनका दावा है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व भी राज्य की राजनीति पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी की विचारधारा पर आगे चलने वाले राजेंद्र पाल गौतम को 26 जून को प्रदेश का प्रभारी बनाया था। उन्होंने अपने पोस्ट पर जिम्मेदारी संभाली और अविनाश पांडे की जगह पर यह जिम्मेदारी उनको मिली दोस्तों, जब से उन्होंने राज्य के अंदर लगातार अपना दौरा जारी रखा हुआ है। अल्पसंख्यक व दलित समाज के लोगों से संवाद करके बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट किया जा रहा है। 6 अगस्त को अपने सहयोगी के साथ में मिलकर राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन नेताओं को आगे किया जाए जो संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, जो डटकर मुकाबला करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो युवा नेता ही कहे जा सकते हैं, जो 40 के नीचे हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस की झलक भी देखने को मिल रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी अपने बुजुर्ग नेताओं की जगह अब युवाओं नेताओं पर, खासकर जो संगठन की जिम्मेदारी है उसके लिए ज्यादा भरोसा जता रही है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से धीरे धीरे करके युवाओं की पार्टी होती चली जा रही है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा साथ साथ दोस्तों। आम आदमी पार्टी शुक्रवार यानी बीते दिन घोषणा करती है कि E20 फ्यूल के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 8 अगस्त से देश भर के अंदर टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। पहला कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को अलग अलग जगह पर टाउन हॉल आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सिंह ने बताया कि अभियान की शुरुआत 8 अगस्त को पश्चिम बंगाल से होगी, 9 अगस्त को गुजरात में रहेंगे और हरियाणा में भी जाएंगे, 11 अगस्त को तेलंगाना में मौजूद रहेंगे, 14 अगस्त को महाराष्ट्र में रहेंगे और 15 तारीख को केरल में मौजूद रहेंगे, 16 अगस्त को तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा में रहेंगे, 17 तारीख को हिमाचल और छत्तीसगढ़ में मीटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक और इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी एक कदम और आगे निकलकर उन्होंने टाउन हॉल कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को E20 के मामले को लेकर पूरे देश भर में अवेयरनेस टाइप का एक कैंपेन चलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि कैसे आम जनता की गाड़ियां इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। हालांकि भाजपा सरकार दावा करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बात यह है कि अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर बीजेपी के लोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देते, यानी जो उन्होंने रिसर्च करवाया है वो रिसर्च जारी करे। आम जनता भी रिसर्च पढ़कर देखेगी कि कहां पर लिखा हुआ है कि गाड़ियों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो रिसर्च दिखाने को तो तैयार नहीं है, अपने हिसाब से बोल रहे लोगों को आप लोग मान लीजिए। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी से देश की महिलाओं को लेकर सवाल पूछा गया। तो राहुल गांधी ने सवाल का जवाब दिया दोस्तों। राहुल गांधी से महिलाओं के समाज के अंदर जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसे लेकर पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी जो ऊर्जा है उनको अभी देश के अंदर बंद करके रखा गया है। अगर इसको छोड़ा जाएगा तो ये हमारे देश को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा और खासकर महिलाओं की शक्ति अगर निकलकर सामने आती है, जो टैप की गई है उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और भारत एक अच्छा मजबूत देश और ज्यादा बेहतर अच्छा देश मजबूत बनेगा। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा से राजनीति में सोचता हूं कि किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, हमें लोगों को समझने की राजनीति होनी चाहिए। और अगर महिलाएं अपना राजनीति में एक एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है, यानी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, तो ये साफ तौर पर भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में अपने आप को और अच्छे तरीके से अपनी मांगों को लेकर अभिव्यक्त कर पाए। और अभिव्यक्ति की कमी तो चारों तरफ नजर आती है और ये एक बहुत ही कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति तो कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने ये मैसेज बीते दिन महिलाओं को लेकर दिया है, खासकर युवा महिलाओं को लेकर दिया है। साथ साथ दोस्तों
कांग्रेस जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को अपने आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक उप निरीक्षक पर उनसे मिलने आने वाले लोगों को रोकने का आरोप लगाते हुए उसे वहां से हटाने की मांग की है। दोस्तों, दीपके ने आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारी आगंतुकों के साथ, यानी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ में, जो बॉडीगार्ड है उनके साथ में सख्त व्यवहार कर रहा है और उनके आवास पर आने वाले लोगों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की जा रही है, निगरानी करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अभिजीत दीपके के आने जाने, किसे वो मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, इन सारी चीजों पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने के नाम पर उस व्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अभिजीत दीपके इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अधिकारी उनके घर में लोगों को नहीं आने दे रहे, यानी किससे मुलाकात अभिजीत दीपके कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, सारी बातों की जानकारी इन लोगों को है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को सुरक्षा देने के नाम पर ये जो चीजें की जा रही है, ये साफ तौर पर बीजेपी के अनैतिक व्यवहार की मानसिकता को दिखाता है, जिसकी इतनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर पीके फैक्टर की एंट्री हो रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर से सहयोग मांगा है, ये रिपोर्ट छपी है। बिहार में प्रशांत किशोर के प्रयोग के बाद अब रणनीतिक चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर पहुंच गई है। सपा को चाहिए यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर गैर यादव, ओबीसी, दलित और अन्य सामाजिक समूह को अपने साथ में जोड़ना, और इसके लिए प्रशांत किशोर से बातचीत चल रही है। रिपोर्ट मीडिया में छप रही है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को लेकर चर्चा में आए कई सारे लोगों में एक नाम अनशन करने के बाद चर्चा में जो रहा वो आईसा के अध्यक्ष नेहा बोरा का है। दोस्तों, नेहा बोरा चर्चा में तब रही जब उन्होंने अनशन करने का फैसला लिया था, और एक तरीके से सोनम वांगचुक के साथ में नेहा बोरा भी अपना अनशन करती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, ऐसे में अनशन के बाद अब नेहा बोरा जब झारखंड पहुंची तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। दोस्तों, यानी पहले कहा जा रहा था कि झारखंड के अंदर जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो छात्रों का आंदोलन ऐसा है कि अब क्योंकि विपक्ष के पार्टी के सरकार के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है तो इसमें वो लोग नहीं पहुंचेंगे जो जंतर मंतर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे, यानी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी सरकार के खिलाफ। एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि छात्रों से जंतर मंतर पर संगठन के लोगों को, लेफ्ट पार्टी के संगठन के लोगों को मतलब नहीं था, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और वाम मोर्चा को बदनाम करने की एक तरीके के टिप्पणी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात पता है आपको, ये है कि जिस नेहा बोरा को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि वो केवल बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध में दिखाई देती है, तो वो पहुंच गई झारखंड, और झारखंड पहुंची तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। इससे पता चलता है दोस्तों कि अगर छात्र का मामला कोई उठाए और बीजेपी वालों का एजेंडा पूरा ना हो, भाजपा वाले सोच रहे थे कि यहाँ पर वाम मोर्चा के लोग नहीं पहुंचेंगे तो उनका एजेंडा सफल हो जाएगा, कह देंगे कि ये लोग दोहरे मापदंड पर चलते हैं। लेकिन जब वाम मोर्चा के लोग यहाँ पहुंचे तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। इससे इनकी मानसिकता दिखाई देती है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताया इस तरीके के मानसिक विचार रखने वाले लोगों के बारे में जो स्याही फेंका सोच रहे हैं कि इससे आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे मामले कई बार होते हैं और इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विश्व गुरु वाला रिकॉर्ड बनाया है। 7,000 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे की लगभग 7,000 करोड़ रुपए की महाराशि को अपनी झूठी छवि सची बताने के लिए खर्च किया है, वो गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी, मंदी, एमएसपी और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे देश के सबसे बड़े प्रदेश के लिए बेहद ही अवांछनीय और अति निंदनीय है। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2 से 3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों और युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लेकर जाएंगे। हम न्यू इंडिया बनाएंगे, यानी नया इंडिया नहीं बल्कि न्यू से भी आगे न्यू इंडिया बनाएंगे, एनईओ इंडिया बनाएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन भाषण के दौरान बड़े दावे कर दिए थे। 18 दिनों के अंदर ये दावा गलत साबित हुआ दोस्तों। एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करना पड़ा। कंपनी के 3 अफसरों को हटाया गया, अगले 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया। अब आईआईटी खड़गपुर की टीम एक्सप्रेसवे की जांच करेगी। एक्सप्रेसवे को पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया है। कंपनी के मालिक बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन है। 23 फरवरी 2022 को एक्सप्रेसवे का ठेका मिला था और 2024 अक्टूबर के अंदर कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर बैन लगा दिया गया। साथ ही 2 सहायक कंपनी पीएनसी खजुराहो हाईवे और पीएनसी बुंदेलखंड हाईवे को भी बैन कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों ये जो रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, यानी ऐसा स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मानसून के 4 बूंद पड़ते ही स्पेस टेक्नोलॉजी रसातल में चली जाती है। तो अब उस मामले पर अपडेट ये है कि बीजेपी की सरकार ने कई कंपनियों को बैन किया है जो बीजेपी के लोगों से ही जुड़ी हुई है, जो काफी ज्यादा सवालों को जन्म देती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या देश के अंदर जो रोड बनाए जाते हैं और जो रोड धस जाते हैं वो रोड क्या सबके सब मैनेजमेंट के तहत बनाया जाता है, यानी आपस में मैनेजमेंट करके पैसा हड़प कर बनाया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ
छात्रों से नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, यानी कोचिंग सेंटर के बच्चों से बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कई सारी बातें बोली गई दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस दौरान नायब सिंह सैनी नारे लगवा रहे थे, नायब सिंह सैनी के लिए नारे लग रहे थे और कोचिंग सेंटर के लोग लगवा रहे थे। उससे पता चल रहा है कैसे मुख्यमंत्री के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए छात्रों के ऊपर दबाव बनाकर उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि छात्र को पढ़ने देना चाहिए, ये कहां से राजनीति करने आ गए हैं और यहां पर आकर एक तरीके से नारेबाजी करवा रहे, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। साथ साथ मनोज कुमार झा ने नेहा बोरा को लेकर कहा कि उनमें जुझारूपन है, लड़ने का जज्बा है और इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से लड़ाई अपनी जारी रखिए। आप किसी की आवाज को स्याही फेंकर दबा नहीं सकते और इससे पता चलता है कि आप एक तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और आप बदलाव चाहते हो। इसी तरीके से बदलाव के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। यानी मनोज कुमार झा की तरफ से आयशा के नेहा बोरा का समर्थन किया गया दोस्तों। साथ साथ मोदी सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि सामान्य वर्ग के 90% छात्र आज भी हायर एजुकेशन का खर्च नहीं उठा सकते। बच्चे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, उनके माता पिता किसी भी तरीके से पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में छात्रों के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है और नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों की इस तकलीफ के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ बीजेपी विधायक के ऊपर महिला ने लगाए आरोप, कहा मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, ऐसा दावा कर रही है महिला। दोस्तों, ये पूरी अपडेट सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक से जुड़ी हुई है। आप लोग की क्या राय है लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।